आज की सुबह फिर आपका स्वागत है। एक वकील साहब द्वारा सुनाया गया एक हृदय स्पर्शी जीवन गाथा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार एक वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। इतने में एक व्यक्ति जो है वो दंदनाता हुआ अंदर घुसा और जिसके हाथ में एक बड़ा सा बंडल था कागजों का। धूप में उसका चेहरा जो है वो काला हुआ पड़ा था, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सफ़ेद कपड़े थे, पाँव में जो चप्पलें थी उसमें मिट्टी लगी हुई थी और बड़े गुस्से के साथ वो बोला, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना चाहता हूँ। बताइए क्या क्या कागज़ और चाहिए और क्या खर्चा आएगा। वकील साहब ने उन्हें बैठने को कहा और अपने पीएन को आवाज़ देकर बोला, राजीव पानी दे इधर। और वो कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद वकील साहब ने उन सारे कागज़ों को देखा और उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा वहाँ पे गुजर गया। वकील साहब ने कहा, मैं इन कागज़ों को देख लेता हूँ, आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन के बाद वो फिर से आए, वैसी हालत में थे, बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे, कपड़े उनके बहुत अस्त व्यस्त थे। उनको अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्सा था। वकील साहब ने उन्हें बैठने को कहा और वो बैठ गए। ऑफिस में एक बड़ी अजीब सी खामोशी जो है वो गूंज रही थी। वकील साहब ने बात की शुरुआत करी। वकील साहब ने कहा, मैंने आपके सारे पेपर देख लिए हैं। आप 2 भाई हैं, एक बहन है, माँ बाप का बचपन में ही गुजर गए हैं, आप 9वीं पास है। छोटा भाई जो है वो इंजीनियर बनना चाहता था और छोटे भाई को पढ़ाने के लिए आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, उसको स्कूल भेजा। आपने लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया, कभी भरपूर पेट खाना भी नहीं खाया, अंग भर के कपड़े भी नहीं पहने आपने, और भाई के पढ़ाई के लिए आपने उसको किसी भी पैसे की कमी घटी नहीं होने दी। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिया, वो लहूलुहान हो गया। आप अपने भाई को कंधे पर उठा के 5 किलोमीटर तक अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो उस समय आपकी उम्र भी नहीं थी इन बातों को समझने की, क्योंकि आपकी जान आपके भाई में बसी हुई थी। आपके माँ बाप के गुजरने के बाद आप ही उनके माँ बाप थे, ये भावना आपके मन में थी। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले आया, आपका दिल खुशी से भर गया। फिर आपने अपने जीवन भर की मेहनत, लाख से ऊपर आपने उसकी सालाना फीस, दिन रात आपने एक करके अपनी वाइफ के अपने गहने गिरवी रखकर, साहूकार से पैसा लेकर के आपने उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ हुई। आपने उसे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने तुरंत किडनी निकालने के लिए कहा और अगले ही मिनट आपने तुरंत फैसला ले लिया और आपने अपनी एक किडनी जो है उसको दान दे दी और कहा, कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है, कहाँ घूमेगा इस बीमार शरीर को लेके, मुझे तो गांव में ही रहना है, एक किडनी में भी मेरा गुजारा हो जाएगा। ये कहकर आपने अपने उसे अपनी किडनी दे दी। फिर भाई मास्टर्स पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने लगा। आपने खुशी के मारे गांव में लड्डू बांटे, आप उसको हॉस्टल में उसको लड्डू देने गए। खेत में मकई खाने को तैयार हुई, आप भाई को देने जाते थे। कोई भी तीज त्यौहार हो, भाई को कपड़े देने जाते थे। आपके घर से जो हॉस्टल है वो लगभग 25 किलोमीटर दूर था और आप साइकिल पर उस डिब्बे को लेकर आप भाई से मिलने के लिए जाते थे। अपने हाथ से आप उसको खिलाया करते थे। भाई ने मास्टर्स डिग्री पास की, आपने गांव भर में सबको खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली और आप सिर्फ उस समय अकेले उसके कॉलेज में गए। लड़की बहुत सुंदर थी, आप उसकी शादी में शामिल होने के लिए गए। भाई को नौकरी लगी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब आपको ऐसे लगा कि शायद आपका बोझ
हल्का होने वाला है। पर शायद किसी की नज़र लग गई थी आपके इस प्यारे परिवार को। शादी के बाद भाई ने गांव आना बंद कर दिया। आपने पूछा तो कहता था बीवी को मैंने वचन दिया है कि घर खरीदना है और पैसे जोड़ने हैं। पूछा तो कहता है कि सिर पर बहुत कर्जों का बोझ है। पिछले साल जो शहर में फ्लैट खरीदा था, आपने पूछा पैसे कहाँ से आए, तो उसने बोला कि कर्जा लिया था। मैंने मना किया तो भाई ने आपसे कहा तुझे कुछ नहीं मालूम, तू नीरा गवार है। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गाँव की आधी खेती बेचकर उसे पैसे दे दे। इतना कहकर वकील साहब रुके और राजीव जो उनका पियन था वो चाय लेकर आया था और चाय की उन्होंने चुस्की ली। तुम चाहते हो कि भाई ने जो मांगा उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्या यही तुम चाहते हो? वो तुरंत बोला हाँ, मैं यही चाहता हूँ। वकील साहब ने उसको कहा हम स्टे ले सकते हैं भाई के फ्लैट पर, उसकी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकते हैं, पर तुमने जो उसके साथ किया है, तुमने जो अपना एक खून पसीना एक किया है, वो नहीं मिलेगा। तुमने जो उसे अपनी एक किडनी दी है वो वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत कुछ भी नहीं, शून्य है, जीरो है। भाई की नियत बिगड़ गई है, वो अपने रास्ते पर चला गया है, पर अब तुम उस एहसान फरामोश के घर भी कभी मत जाना। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था और ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा होता नहीं है। वो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे मुंह को ताकने लगा, वकील के मुंह को ताकने लगा और उठ के खड़ा हुआ और सारे कागजात उठाए और आंखें पोंछता हुआ कहा चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो मुझे दिख भी जाए इसलिए वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। कल वो अचानक फिर से वकील साहब के ऑफिस पे आया, बालों में सफ़ेदी झांक रही थी। उसके साथ एक नौजवान था, हाथ में थैली थी। वकील साहब ने कहा बाबा बैठो। उसने कहा बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा सैम है, बेंगलोर में रहता है, ये वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा है। कल आया, गांव में मैंने अब 3 मंजिल मकान बना लिया है और वहाँ थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती के लिए ज़मीन भी खरीद ली है। अब मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी के महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझसे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगाओ। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उस्का रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुन ली। मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया, भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल वही भाई मेरे पास भी आया था, पाँव छूकर माफ़ी मांग के गया और कहा भाई मुझे माफ़ करना। वकील साहब के हाथ में जो वो पेड़ा था जो वो मुंह में ले जा रहे थे, वो हाथ वहीं का वहीं रुक गया और वकील साहब की आंखों से आंसू जो है वो टपक गए। गुस्से को यदि योग्य शिक्षा की ओर मोड़ा जाए, दिशा में मोड़ा जाए, तो पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।